नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एक ही न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। भाजपा विधायक को किसान ने मंच पर चढ़कर जड़ा थप्पड़। वायरल वीडियो के बाद किसान ने कहा थप्पड़ प्यार का था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को एक किसान ने मंच पर चढ़कर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। किसान की इस हरकत से मौके पर मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसान को पकड़ा और अपने साथ ले गए। बता दें, बीजेपी सदर विधायक पंकज गुप्ता एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। वह मंच पर बैठे हुए थे। इसी बीच एक किसान मंच पर पहुंच गया और विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये वीडियो में मेरे पिता समान चाचा जी हैं। थप्पड़ मारने वाले विधायक के चाचा ने अपने बयान में कहा कि यह प्यार से मारी गई टीप थी। चल रहा है जिसमें आप विधायक को टीप मारते हुए दिख रहे हैं, क्या मामला है? क्या आपने थप्पड़ मारा है क्या विधायक? नहीं, थप्पड़ नहीं मारा। तो क्या आप ऐसे ही मार देते हैं कभी और भी कभी इस तरह चलता है? 50 दाव मारा है इनका भी इतना, 8 दाव मारा है, 50 दाव मारा है इतना। लोग बता रहे हैं कि आप नाराज थे विधायक से, कोई अन्ना जानवर को लेकर मामला था, इस वजह से हमारे की को हमारे दुश्मन का हमारे का क्यों विश्वास आपने तो उनके उनका हम मारा। क्या किया था आपने उस दिन? उस दिन क्या किया था उस दिन आपने? उन्हें कुछ नहीं किया। मुड़ी से लचार है तो हम बैठ कहा बैठो, हम लोग मुड़ी लचार है। देखिए, मेरी दाहिनी ओर आप सब लोग देख रहे होंगे जिस के बारे में बताया जा रहा है, छत्रपाल चाचा हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। ये हमारे पिता तुल्य हैं, पारिवारिक हैं और हमेशा से हमसे मिलते जुलते रहे। हम लोग साथ साथ काम भी किए राजनीति में। उस दिन कार्यक्रम मेरा बरियार में था। चाचा हमसे पहले वहां पर थे और नाच गा रहे थे, जैसा कि गाना बज रहा हो पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के गाने में। हम लोग वहां बाद में पहुंचे। उसके बाद चाचा वहां पर मंच पे पहुंचे, हमने इनका आशीर्वाद लिया, पैर छुए। और जैसा टीप नहीं मारा जाता बच्चों को, उस प्रकार से हमेशा ये मिलते हमको इसी प्रकार से करते हैं। तो वो इसमें और प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमारे वो प्रेम किया। और लोगों ने, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का, और विशेष करके हमारी उन्नाव विधानसभा में विपक्ष बुरी तरीके से हताश है, पराजित है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। इसलिए इस घटना को इस दृष्टि से दिखाया कि इन्होंने हमारे चांटा मारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये परिवार के हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और साथ में बैठे हुए हमारे बगल में, हमेशा हमारे साथ रहे। उसके बाद मीटिंग के बाद का वीडियो एडिट कर दिया गया। उस घटना के बाद ये हमारे बगल में बैठे रहे, उसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा। पूरा भाषण सुनते रहे, साथ में हम लोग बैठ के पूरा कार्यक्रम किए। तो इस तरीके का दुष्प्रचार करके पार्टी को, हमको और आदरणीय मोदी और योगी जी की जो काम कर रहे हैं उससे निराश लोग इस समय दुखी होकर इस प्रकार का रगल बयान दे रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ निकाल रहे जुलूस को प्रशासन ने रोका। उन्नाव में बसपा से सदर विधानसभा चुनाव से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह शनिवार को अपने समर्थकों के साथ हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे। कोविड-19 उल्लंघन के चलते कुछ दूर ही चलने पर प्रशासन द्वारा रैली निकालने को मना किया गया। उसके बाद भी नहीं माने जाने पर बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह व प्रशासन में नोकझोंक होने लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा आज हो गई है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे। चुनावी वादों की बौछार भी होने लगी है। अब यहाँ यह भी बता दें किस चरण में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश का पहला चरण, इसकी अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी को होगी। नामांकन की जांच 24 जनवरी को होगी। नाम वापसी 27 जनवरी को होगी। मतदान 10 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण और पंजाब, उत्तराखंड, गोवा का पहला चरण, अधिसूचना 21 जनवरी को लागू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी, नामांकन की जांच 29 जनवरी को होगी। नाम वापसी 31 जनवरी को होगी। मतदान 14 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण, अधिसूचना 25 जनवरी को लागू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 1 फरवरी को होगी।
नामांकन की जांच 2 फरवरी को होगी। नाम वापसी 4 फरवरी को होगी। मतदान 20 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का चौथा चरण अधिसूचना 27 जनवरी। नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी को लागू होगी। नामांकन की जांच 4 फरवरी को होगी। नाम वापसी 7 फरवरी को होगी। मतदान 23 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का 5वां चरण और मणिपुर का पहला चरण अधिसूचना 1 फरवरी को लागू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 8 फरवरी को होगी। नामांकन की जांच 9 फरवरी को होगी। नाम वापसी 11 फरवरी को होगी। मतदान 27 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का छठा चरण और मणिपुर का दूसरा चरण अधिसूचना 4 फरवरी को लागू किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 11 फरवरी को होगी। नामांकन की जांच 14 फरवरी को होगी। नाम वापसी 16 फरवरी को होगी। मतदान 3 मार्च को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का 7वां चरण अधिसूचना 10 फरवरी को लागू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 फरवरी को होगी। नामांकन की जांच 18 फरवरी को होगी। नाम वापसी 21 फरवरी को होगी। मतदान 7 मार्च को किया जाएगा। 7 चरणों में होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरा चरण, 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को 5वें चरण, 3 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को 7वें दौर का मतदान होगा। रैली, रोड शो और पदयात्रा की अनुमति नहीं है। डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करें। चुनाव पार्टियां 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक है। कैंपेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। घर घर जाकर 5 लोगों को प्रचार करने की अनुमति है। जीत के बाद विजय जुलूस पर रोक रहेगी। पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया। First of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year on March 15th, March 19th, March 23rd and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. भारतीय किसान यूनियन टिकैत की विशाल महापंचायत आवारा गौवंश को लेकर सहावर ब्लॉक के ग्राम याकुतगंज में आवारा गौवंश को लेकर महापंचायत हुई, जिसमें समस्त ग्राम वासियों ने मंडी समिति में गायों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई भी अधिकारी द्वारा सुनवाई न होने पर याकुतगंज वासियों ने कासगंज जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति को अवगत कराया। अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। को आए थे उस संबंध में आज आप फिर आए हैं, क्या समस्या रही, क्या गाँव वंशों का निराकरण हुआ क्या?
हाँ, हम 6 तारीख को जब आए थे तो हमारे आने के तुरंत बाद उप जिलाधिकारी SDM साहब आए थे। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण भी किया और गए तो उन्होंने अपने जो प्रधान होते हैं या सेक्रेटरी रोजगार सेवक सबको फ़ोन करके इसकी देखभाल करने के लिए कहा। तो एक दिन तो काम सही रहा। कल उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हाथ खींचे, किसी ने भी उप जिलाधिकारी के आदेश के पालन नहीं किया, अवहेलना हुई। हम लोगों ने फिर तुरंत एक्शन में आए, हमारे संगठन के लोग। आज इतनी भरी बारिश होने के बावजूद भी हम सुबह 10 बजे गांव आकूतगंज में आ गए, तब से लगातार बारिश हो रही है। हमारा मन तो था जिलाधिकारी जी से मिलने का, लेकिन जिलाधिकारी को पहले से मैसेज था तो उन्होंने SDM साहब से कह के यहाँ मौके पर उनको भेजा और ऊपर से मैसेज के आधार पर कप्तान साहब भी आए थे। उन्होंने भी SDM साहब को कहा कि इसका निराकरण कराएं, वो हमारे साथ रहे, थोड़ी देर रुके। SDM साहब ने अभी यहाँ के कुछ ग्राम प्रधान हैं, 2-3 ग्राम प्रधानों को लगाया है और अब इसकी जो गौशाला की जिम्मेवारी है वो ग्राम प्रधान रोजगार सेवकों के ऊपर लगाई है उन्होंने। ये प्रशासन का मामला है, उसने कैसे किया ये हमारा कोई मतलब नहीं। अब प्रशासन देखभाल करेगा गौशाला की, हमारे साथियों का या हमारे गाँव वालों से कोई मतलब नहीं।